हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज टीजीटी 2022 का जो वैकेंसी है उसमें जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड जो विलियम शेक्सपियर है हमारे, उनका एक टॉपिक है, उनका एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। जिस प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। तो उस प्ले के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि उसकी क्या स्टोरी है। एज यू लाइक इट। तो पहले पढ़ते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी अबाउट लाइफ के बारे में जो है जान चुके हैं हम शेक्सपियर से। और अब उनके वर्क चल रहे हैं, वर्क के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज वर्क है इनका एज यू लाइक इट। थॉमस लॉज का प्रोज रोमांस रोजा लाइन जो है इसका सोर्स है। थॉमस लॉज का जो एक प्रोज रोमांस है रोजा लाइन, उससे ये एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी इन इंग्लिश। परफेक्ट एक रोमांटिक कॉमेडी है इंग्लिश की। द ड्रामा प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स इन अ केयर फ्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब आते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो फर्डिनेंड एक कैरेक्टर है, ये एक्साइल्ड ड्यूक है। एक ये एक्साइल्ड ड्यूक है फर्डिनेंड। और फेडरिक एक अनसर्पर एंड ब्रदर टू ड्यूक है। ली ब्यू एक कोर्टियर ऑफ फ्रेडरिक है, कोर्टियर है फ्रेडरिक की। कौन? ली ब्यू। ली ब्यू जो है कोर्टियर है फ्रेडरिक की। एमिन्स एंड जैक्स अटेंडेंट टू बैनिस्ड ड्यूक। ये बैनिस्ड जो ड्यूक है, जो निकाल दिया गया फर्डिनेंड ड्यूक, उसकी जो है अटेंडेंट है एमिन्स एंड जैक्स। चार्ल्स जो है द रेसलर है, तो चार्ल्स जो है द रेसलर है। एंड रोजालाइन एंड गैनीमेड डॉटर्स टू बेनिस ड्यूक। जो बेनिस ड्यूक है फर्डिनेंड, उनकी दो बेटियां हैं रोजालैंड एंड गैनीमेड। रोजालैंड फर्डिनेंड की दो बेटियां हैं रोजालैंड एंड गैनीमेड। और अटेंडेंट है एमिस एंड जैक्स। एमिन्स एंड जैक्स दो हैं। अटेंडेंट सीलिया एंड एलिना डॉटर्स टू फ्रेडरिक, ये भी डॉटर्स है फ्रेडरिक की। और ओलिवर ओरलैंडो एंड जैक्स सन्स टू रोलैंड दी बॉयज, सन्स टू रोलैंड दी बॉयज। एडम एंड डेनिस सर्वेंट टू ओलिवर। ओलिवर के सर्वेंट कौन है? एडम। ओलिवर के सर्वेंट कौन है? एडम। और टच स्टोन एक क्लोन है। तो टच स्टोन किसमें यूज किया गया है टर्म? टच स्टोन ये टर्म जो यूज किया गया एज यू लाइक इट में। टच स्टोन एक करेक्टर है जिसका यूज किया गया है एज यू लाइक इट में। ऐसे ही एक करेक्टर था बाल्थाजार, जिसका यूज किया गया था द मर्चेंट ऑफ यूनिट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में किसका यूज किया गया था? बाल्थाजार करेक्टर। बाल्थाजार जो करेक्टर था उसका यूज किया गया था। तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टोरी देखते हैं क्या है इसकी। सर सर रोलैंड डी बोइस का हाल ही में निधन हो गया है। और प्राइमोजरेशन के रिवाज के अनुसार उनकी संपत्ति का अधिकांश इनका उनके सबसे बड़े बेटे ओलिवर के कब्जे में चला गया है। किसका निधन हो गया? रोलैंड डी बोइस का निधन हो गया। और जो प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति थी, वो ओलिवर के हिस्से में चली गई है, क्योंकि ओलिवर उनका बेटा है। किसका? रोलैंड डी बोइस का। किसका बेटा है? रोलैंड डी बोइस का। हालांकि सर रोलैंड ने ओलिवर को अपने भाई ऑरलैंडो की अच्छी देखभाल करने के निर्देश दिए हैं। ओलिवर को निर्देश दिए हैं किसकी? ऑरलैंडो। ओलिवर और ऑरलैंडो भाई भाई हैं, लेकिन ओलिवर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बावजूद वह ऑरलैंडो को एक सज्जन की शिक्षा, प्रशिक्षण और संपत्ति से वंचित करता है। ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार का एक पहलवान है चार्ल्स, ओलिवर को एक अफवाह से आगाह करने के लिए आता है। ऑरलैंडो अगले दिन चार्ल्स को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अगर वह एक रईस को हरा दे तो सेंस के डर से चार्ल्स ने ओलिवर को हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन ओलिवर ने पहलवान को आश्वस्त किया। और ऑरलैंडो एक बेईमान खिलाड़ी है जो जीतने के लिए जो भी जरूरी मतलब है वो ले जाएगा।
चार्ल्स ऑर्लैंडो को प्यूमिल करने की कसम खाता है, जो ओलिवर को पसंद करता है। जो ओलिवर को पसंद करता है। ड्यूक सीनियर अपने भाई ड्यूक फेडरिक द्वारा अपने सिंहासन के लिए बेकार कर दिया गया है और अर्दीन के जंगल में भाग गया है। ये जो आर्डन हम लोग पढ़ते हैं ना, वो अर्दीन है। वो क्या है? अर्दीन है। आर्डन के जो जंगल हम लोग पढ़ते हैं वो जंगल है तो आर्डन के जो फॉरेस्ट की जो बात की गई वो किसमें की गई है? एज यू लाइक इट में। तो आर्डन के अर्दीन है, आर्डन के जो फॉरेस्ट है उसकी बात किसमें की गई है? एज यू लाइक इट में। आर्डन के जो फॉरेस्ट है उसकी बात किसमें की गई? एज यू लाइक इट में बात की गई है। ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बेटी सेलिया के साथ अपनी अविभाज्य दोस्ती के कारण सीनियर की बेटी रोजालिंड को अदालत में बने रहने की अनुमति देता है। वह दिन आता है जब ऑर्लैंडो चार्ल्स से लड़ने के लिए निर्धारित होता है और महिला गवाह ऑर्लैंडो कोल्ट की पहलवान की हार होती है। ऑर्लैंडो और रोजालिंड तुरंत एक दूसरे के पैर में पड़ जाते हैं। हालांकि रोजालिन इस तथ्य को सभी से गुप्त रखता है, लेकिन सेलिया ऑर्लैंडो कुश्ती मैच से घर लौटता है केवल अपने वफादार नौकर एडम ने उसे ऑर्लैंडो के जीवन के खिलाफ ओलिवर की साजिश के बारे में चेतावनी दी है। ऑर्लैंडो ने अर्दीन की सुरक्षा के लिए छोड़ने का फैसला किया। चेतावनी के बिना ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिन के बारे में हृदय परिवर्तन करता है और उसे अदालत से भगा देता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो स्टोरी है वो बढ़ती है कि वह भी अर्दीन के जंगल में भाग जाने का फैसला करती है और सेलिया के साथ निकल जाती है, जो बिना रोजलिंड और टचस्टोन के कोल्ड जेस्टर के साथ नहीं रह सकती। अपनी यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोजालिंड ने एक युवक की पोशाक ग्रहण की और गैनीमेड नाम रख लिया, जबकि सेलिया एक सामान्य चरवाहे के रूप में कपड़े पहनती है और खुद को अलीना कहती है। तो जो सेलिया करेक्टर है वो जो डिस्गाइज्ड होती है किस बेस में? एलिना के बेस में। और जो क्या बोलते हैं, जो एक करेक्टर है, और कौन सा एक करेक्टर है? रोजालैंड। रोजालैंड जो एक करेक्टर है ये बेस रखती है किसका? गैनीमेड का। गैनीमेड नाम रख लेती है। युवक की पोशाक बनाती है रोजालैंड और सीलिया। रोजालैंड और सीलिया एलिना का और रोजालैंड गैनीमेड का रूप रखती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बेटी के लापता होने पर गुस्से में है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी और भतीजी की उड़ान ऑर्लैंडो के लापता होने के साथ मेल खाती है, तो ड्यूक ओलिवर को मैन हंट का नेतृत्व करने का आदेश देता है। ओलिवर की भूमि और संपत्ति को जब्त करने की धमकी देते हुए उसे विफल होना चाहिए। फ्रेडरिक ने यह भी फैसला लिया कि यह अपने भाई को एक बार और सभी के लिए नष्ट करने का समय है और एक सेना जुटाने के लिए शुरू होता है। ड्यूक सीनियर आर्देन के वन में एक बैंड के साथ रहते हैं जो स्वैच्छिक निर्वासन में चले गए। वह पेड़ों के बीच के सरल जीवन की प्रशंसा करता है, अदालत के जीवन की रचनाओं से अनुपस्थित रहने के लिए खुश है। ओरलैंडो यात्रा से थका हुआ अपने भूखे साथी एडम के लिए भोजन खोजने के लिए बेताब है। ड्यूक के शिविर पर रुक करता है और असहजता से मांग करता है कि वे तब तक भोजन न करे जब तक कि उसे भोजन न दिया जाए। ड्यूक सीनियर ऑर्लैंडो को शांत करता है और जब उसे पता चलता है कि युवक उसके प्रिय पूर्व मित्र का बेटा है तो उसे अपनी कंपनी में स्वीकार कर लेता है। इसी बीच गैसमेडे और एलिना के रूप में प्रछन्न रोजालिंड और सेलिया जंगल में पहुंचते हैं और सिल्वियस नाम के एक प्रेमपूर्ण युवा चरवाहे से मिलते हैं। सिल्वियस किससे मिलते हैं? सिल्वियस नाम का एक करेक्टर है, सिल्वियस नाम का, उससे मिलते हैं। सिल्वियस नाम का एक करेक्टर है, उससे मिलते हैं। नेक्स्ट में स्टोरी बढ़ती है। घृणित फोबे के लिए दूर निकलता है। दोनों महिलाएं एक मामूली झोपड़ी खरीदती हैं और जल्द ही रोजालिंड समान रूप से प्रेमिल ऑर्लैंडो में चला जाता है और उसे एक युवा व्यक्ति होने के नाते ऑर्लैंडो रोजालिंड में स्वीकार करता है कि उसने उसके ऊपर हावी है। गैनीमेडे के रूप में रोजालिंड इस तरह की भावनाओं को भड़काने में एक विशेषज्ञ होने का दावा करता है और प्रेम लीला के ऑर्लैंडो को ठीक करने का वादा करता है। अगर वह यह ढोंग करने के लिए सहमत है कि गैनीमेड रोजालिंड है और हर दिन लुभाने का वादा करता है। ऑर्लैंडो सहमत है और प्रेम पाठ शुरू करते। इसी बीच सिल्वियस की अस्वीकृति में फोएबे तेजी से
क्रूर हो जाता है। जब रोजालिंड हस्तक्षेप करता है गैनीमेड के रूप में प्रच्छन्न है, तो फोएबे गैनीमेड के साथ पैर में पड़ जाता है। एक दिन ऑरलैंडो गैनीमेड के साथ अपने ट्यूटोरियल के लिए दिखाने में विफल रहता है। ऑरलैंडो के साथ अपने अलगाव की प्रतिक्रिया करते हुए रोजालिंड ओलिवर के प्रकट होने तक व्याकुल है। ओलिवर का वर्णन कि कैसे ऑरलैंडो ने जंगल में उस पर ठोकर खाई और भूखी शेरनी द्वारा उसे खाए जाने से बचाया। ओलिवर और सेलिया अभी भी चरवाहे अलीना के रूप में प्रच्छन्न थे, तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं और शादी के लिए सहमत है। समय बीतने के साथ फोएबे गैनीमेड की खोज में तेजी से आग्रहशील हो जाता है और ऑरलैंडो ये दिखावा करते हुए थक जाता है कि लड़का उसका प्रिय रोजालिंड है। रोजालिंड ने चरस खत्म करने का फैसला किया। वह वादा करती है कि गैनीमेड ने फोबे को जन्म दिया होगा। अगर गैनीमेड कभी किसी महिला से शादी करेगा, और वह शादी के अगले दिन सभी से मिलने की प्रतिज्ञा करती है। वे सभी सहमत है। शादी का दिन आता है और रोजालिंड विभिन्न जोड़ों को इकट्ठा करता है। फोबे और सिल्वियस फोबे फोबे और सिल्वियस, सेलिया और ओलिवर जोड़े देखिए कौन कौन से हैं। फोबे और सिल्वियस का जोड़ा है, सेलिया और ओलिवर का जोड़ा है, टचस्टोन और आंड्रे का जोड़ा है, एक गोथर्ड जो शादी करने का इरादा रखता है, और ऑरलैंडो समूह ड्यूक सीनियर और उसके आदमियों के सामने इकट्ठा होता है। रोजालिंड अभी भी गैनीमेड के रूप में प्रसन्न है, अपने विभिन्न प्रतिज्ञाओं के प्रेमियों को याद दिलाता है। फिर फोबे से एक वादा हासिल करता है कि अगर किसी कारण से गैनीमेड से शादी करने से इनकार करती है तो वह सिल्वियस से शादी करेगी, और ड्यूक से एक वादा करती है कि वह अपनी बेटी की शादी करने की अनुमति देगी। ऑरलैंडो अगर वह उपलब्ध थे, रोजेलिंड प्रच्छन्न सेलिया के साथ चला जाता है और दोनों जल्दी खुद के रूप में लौट आते हैं विवाह के देवता हाइमन के साथ। हाइमन समारोह में भाग लेता है। हाइमन कौन है? हाइमन विवाह के देवता है। हाइमन कौन है? हाइमन विवाह के देवता है। रोजालिंड और ऑरलैंडो, सेलिया और ओलिवर, रोजालिंड और ऑरलैंडो, सेलिया एंड ओलिवर एंड फोबे और सिल्वियस, आंड्रे और टचस्टोन से शादी करता है। तो जोड़ी क्या बनती है? विवाह के देवता किसको माना जाता है? हाइमन को माना जाता है। तो रोजीलैंड ऑरलैंडो से, फोबे सिल्वियस से, एंड्रे टचस्टोन से, सीलिया ओलिवर से, ऑरलैंडो से सीलिया ओलिवर से, रोजालिंड ऑरलैंडो से, फोबे सिल्वियस से और एंड्रे टचस्टोन। उत्सव की शादी के उत्सव को और भी अधिक उत्सव के समाचारों से बाधित किया जाता है। ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए अपनी सेना के साथ मार्च करते हुए ड्यूक फ्रेडरिक एक पवित्र व्यक्ति पर आया जिसने उसे अपनी सांसारिक चिंताओं को अलग करने और एक मठवासी जीवन मानने के लिए राजी किया। फ्रेडरिक अपने तरीके बदलता है और ड्यूक सीनियर को सिंहासन लौटाता है। मेहमान नृत्य जारी रखते हैं, इस ज्ञान में खुश है कि जल्दी शाही अदालत में लौट आएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, जिसमें सेलिया जो है वो ओलिवर से, और रोजालैंड ऑरलैंडो से, फोबे जो होता है वो किससे शादी करता है? फोबे करता है सेल्वियस से, और ऑर्डे करते हैं टचस्टोन से। तो इस तरीके से चार जोड़े जो है जो बनते हैं। तो ये स्टोरी का एंड है। अब आते हैं कुछ जो लिटरेरी टर्म्स हमारे चल रहे थे, जिसमें हमने मोस्टली आई थिंक 20 लिटरेरी टर्म या 10 लिटरेरी टर्म्स को पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब आते हैं, आज शुरू करते हैं। एक पहला है एवेंट ग्रेड, द आइडिया दैट आर समथिंग सरप्राइजिंग और शॉकिंग। एक ऐसा आइडिया होता है जो बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग होता है। द एडवांस ग्रुप इन द लिटरेरी आर्ट्स whose works are characterized by chiefly by unorthodox and experimental methods। मतलब कि ये है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, मतलब लिटरेरी आर्ट के में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि करेक्टराइज्ड करते हैं अनऑथराइज्ड और मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को, उसे इवेंट ग्रेड कहते हैं। ठीक है। और भी दूसरे शब्दों में कहा गया है कि दैट डेवलप्स न्यू और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट स्पेशली इन द आर्ट्स और राइटर्स वर्किंग विद
न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज एंड मेथड। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि नए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को स्पेशली इन द आर्ट में डेवलप करना। जो नया एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट है उसको आर्ट में स्पेशली डेवलप करना एवेंटेग्रेड है। और दूसरे शब्दों में राइटर्स वर्किंग विद न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज एंड मेथड। तो जो न्यू एक्सपेरिमेंटल आइडियाज और वर्क्स हैं उनको डेवलप करना या उनके मेथड के बारे में बताना। कुछ ग्रुप्स जो आर्ट से रिलेटेड हैं वो अगर एक्सपेरिमेंटल आइडियाज और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं या बताते हैं वो एवेंटेग्रेड के में आता है, एवेंटेग्रेड में आता है। क्या? न्यू एक्सपेरिमेंटल आइडियाज और मेथड्स को डेवलप करना। एक्सियन है अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक रूल, एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है, उसको बोलते हैं एक्सियन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियन। जो पहले रूल और प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं जिसपे लोग भरोसा करने लगते हैं कि ये ट्रू है, ये सच है, उसे एक्सियन बोलते हैं। बैलेड किसे कहते हैं? इट इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी कॉल्ड बैलेड। ट्रेडिशनली इट हैज अ 4 लाइन स्टेंजा। ट्रेडिशनली क्या है? इट हैज अ 4 लाइन स्टेंजा, उसे बैलेड कहते हैं। द राइमिंग स्कीम इज ए बी, ए बी सी बी भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं। 4 लाइन स्टेंजा बैलेड होता है। राइमिंग स्कीम ए बी भी हो सकती है और ए बी सी बी भी हो सकती है। इट इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोट्री। ये टाइप है नरेटिव पोट्री का, बैलेड। एंड द वर्ड बैलेड हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड बेलायर। ये ध्यान रखिएगा कि बैलेड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड बेलायर से लिया गया है, विच मीन्स डांसिंग सॉन्ग। तो लैटिन वर्ड से बेलायर एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया जिसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग। बैलेड इज अ शॉर्टर नरेटिव पोएम which comprises of short stanza। शॉर्ट स्टेंजा मतलब 4 लाइन शॉर्ट स्टेंजा होता है किसमें? बैलेड में। और ये ट्रेडिशनली ये एक टाइप ऑफ नरेटिव पोएम भी इसको कह सकते हैं। एंड इट हैज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड बेलायर, बेलायर, और इट मीन्स डांसिंग सॉन्ग, राइट। तो ये ओरली ट्रांसमिटेड भी किया जा सकता है, ट्रेडिशनली सॉन्ग भी है, और इसकी राइम स्कीम है ए बी या ए बी सी बी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ब्लैंक वर्स। एज यू ऑल नो अबाउट इट, व्हाट इज ब्लैंक वर्स? एंड एम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें। एम्बिक पेंटामीटर में 5 स्ट्रेस्ड एम्बिक्स वर्सेस होते हैं। इट इज अनराइम्ड होता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है, बट क्या होता है इसमें? मीटर का यूज्ड विद मीटर। अनराइम्ड बट यूज्ड विद मीटर, that is blank verse, that is blank verse. Most frequently used in epic and reflective verses, blank verse। blank verse यूज किया जाता है, most writers ने यूज किया है, जो कि क्या है? iambic used pentameter but unrhymed। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक लिटरेरी टर्म है बर्लिस्क्यू। बर्लिस्क्यू क्या है? थिएटिकल परफॉर्मेंस ऑफ पाइस ऑफ राइटिंग। एक परफॉर्मेंस भी हो सकती है और एक पाइस ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं इसको, which try to make something ridiculous by presenting it in humorous way। तो जो एक डॉगरियल वर्ड भी है वो बर्लिस्क्यू भी कह सकते हैं और डॉगरियल भी कह सकते हैं। एक रिडिकुलस वे में ह्यूमरस करना, एक जो है प्रेजेंट करना किसी परफॉर्मेंस को या किसी भी राइटिंग को, किसी भी राइटिंग या किसी भी परफॉर्मेंस को ह्यूमरस वे में प्रेजेंट करना बर्लिस्क्यू कहलाता है। ठीक है, एक थिएटिकल परफॉर्मेंस या राइटिंग, एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग है जिसको कि एक समथिंग रिडिकुलस कही जा सकती बट एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट की जाती है, वो उसको कहते हैं बर्लिस्क्यू। बैथोस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डेथ। डेथ की डेप्थ। बैथोस मीन्स क्या होता है? डेप्थ, सॉरी, डेप्थ मीनिंग होता है डेप्थ। बैथोस एक ग्रीक वर्ड है और बैलेड एक लैटिन वर्ड बेलायर से लिया गया है।
ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस। बैलेट वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, और बैथोस वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है डेप्थ, और बैलेट वर्ड जो बेलायर वर्ड से लिया गया उसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग। और अ चेंज फ्रॉम सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग, सबलाइम टू रिडिक्यूल। ठीक है, तो ये बैथोस होता है। कैकोफोनी इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लाउड, अगली एंड अनप्लीजेंट साउंड को कैकोफोनी बोलते हैं। कैकोफोनी होता है जो कि बहुत ही भद्दी सी और अगली सी एक आवाज होती है, और इसको इंट्रोड्यूस किया है कैकोफोनी को अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया है। अर्ल ऑफ सरे ने, जो कि बहुत ही भद्दी और गंदी सी आवाज होती है उसको कहते हैं कैकोफोनी। उसको क्या कहते हैं? कैकोफोनी। कैजुरा, कैजुरा इट इट इज अ पॉज नियर द मिडिल ऑफ द लाइन ऑफ पोएट्री। जब हम कोई पोएट्री पढ़ते हैं और उसमें जो पॉज लेते हैं, रुकते हैं हम एक कहीं पर, तो उसे कैजुरा बोलते हैं। उसे क्या इंग्लिश लिटरेरी वर्ड में उसे कैजुरा बोलते हैं कि इट इज अ पॉज नियर द मिडिल लाइन ऑफ पोएट्री। इट इज अ पॉज नियर द मिडिल लाइन ऑफ पोएट्री, या ऑफन मार्क बाई पंचुएशन। जहां हम लोग पॉज लेते हैं जिस लाइन पर, वहां पर एक पंचुएशन मार्क दे देते हैं, तो कॉमा दे देते हैं या कोई भी एक लिटरेरी टर्म के अकॉर्डिंग मार्क दे देते हैं, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर ब्रेक लिया गया है, इस लाइन में पॉज, ब्रेक नहीं, इस लाइन में पॉज लिया गया है, तो वो उसे कहते हैं कैजुरा। उसे इंग्लिश लिटरेरी टर्म में क्या कहते हैं? कैजुरा। इट इज अ पॉज नियर द मिडिल ऑफ द लाइन। इट इज अ पॉज नियर द मिडिल ऑफ द लाइन। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारा मीटर। मीटर मीन्स द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। पहले तुम ये समझते हैं ये सिलेबल क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स क्या होता है? वन ब्रोकन sound. One broken sound is called one syllable. वन जो ब्रोकन साउंड होती है उसको क्या कहते हैं? वन syllable, उसे कहते हैं वन syllable। जैसे हम कोई वर्ड इंग्लिश, वैसे हम ये बोल रहे हैं वर्ड पोइट्री, पोइट्री, तो इसमें क्या है कि कुछ वर्ड जो ऐसे हैं जो लिए गए, जो कि बहुत ही उनको बोलने में स्ट्रेस नहीं लगा, वो हमारे अनस्ट्रेस्ड हो गए। और जिन वर्ड्स को बोलने में स्ट्रेस लगा, पोएट्री, तो वो हमारे वर्ड क्या हो गए? स्ट्रेस्ड हो गए। इन्हीं दोनों ही स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड से मिलकर के ये वर्ड बने होते हैं। और जब ये दोनों अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जो इनको रखा जाता है, इनको रखा जाता है सिलेबल्स में। तो जो वन ब्रोकन साउंड होती है, वन ब्रोकन वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वन ब्रोकन साउंड, साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन ब्रोकन साउंड को जो हम कहते हैं वो वन सिलेबल कहते हैं। ठीक है, और ये अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड से ही परिभाषित की जाती है। तो इसी से बनता है, सिलेबल से ही हमारा क्या बनता है? मीटर। तो एक रिदम नापने की जो मतलब यूनिट होती है वो होती है मीटर। अच्छा, मीटर क्या होते हैं? मीटर कई टाइप के होते हैं। मीटर कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला आता है हमारा मोनोमीटर। पहला हमारा आता है मोनोमीटर। मोनोमीटर में क्या होता है? मोनोमीटर में केवल 1 फुट होता है। मोनोमीटर में क्या होता है? केवल 1 फुट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायामीटर, और डायामीटर में हमारा क्या होता है? 2 फीट होते हैं, डायामीटर में 2 फीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रायामीटर। तो ट्रायामीटर में 3 फीट होते हैं। डायामीटर में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। ऐसे फोर्थ होता है टेट्रामीटर। तो टेट्रामीटर में कितने फीट होते हैं? 4 फीट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है पेंटामीटर। तो पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं? पेंटामीटर में होते हैं 5 फीट। पेंटामीटर में 5 फीट। फिर आता है हेक्सामीटर। हेक्सामीटर में कितने होते हैं? 6 फीट। 6 फीट होते हैं। फिर आता है हेप्टामीटर। हेप्टा, हेक्सा और हेप्टा ध्यान रखिएगा। हेक्सा 6, ये 6 है एक्स, और ये हेक्सा एक्स। तो हेक्सा 6, हेप्टा 7 फीट, हेप्टा 7 फीट। और ट्राई 3, THR, ट्राई 3, टेट्रा 4। ठीक है, हेप्टा और हेक्सा हो गए। अब आता है ऑक्टा। ऑक्टा में 8 फीट होते हैं। ऑक्टा में कितने होते हैं? 8 फीट होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? मीटर होता है। मोस्टली इतने ही टाइप से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है? इट मीन्स इन लैटिन बिटवीन द प्ले। इंटरल्यूड मतलब किसी भी प्ले के बीच में एक टर्म है,
अप्लाई किया जाता है शॉर्ट स्टेज में इंटरटेनमेंट के लिए। इंटरलूड क्या होता है, कोई भी एक प्ले चल रहा होता है, उसमें बीच बीच में एक कॉमिक सीन डाल दिए जाते हैं, तो वो जो कॉमिक सीन इंटरटेनमेंट करने के लिए डाले जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरल्यूड। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इंटरल्यूड। तो एज अ सेक्युलर फार्सेस या विटी डायलॉग्स with a religious or political point, that is called interlude. Negative capability, most important point, negative capability, the term introduced by John Keats. निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो जॉन कीट्स ने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश लिटरेचर में, जो टर्म डिफाइन करता है लिटरेरी क्वालिटी को। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या करता है, लिटरेरी क्वालिटी को डिफाइन करता है। व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, mysteries, doubts and without any irritable reaching after fact and reason, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। तो निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो जॉन कीट्स ने बताया, जो कि एक लिटरेरी क्वालिटी को डिफाइन करता है, जिसमें मैन एक कैपेबल होता है बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्टीरियस, डाउट्स, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। विदाउट एनी इरिटेबल जो रीचिंग होती है आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, वो निगेटिव कैपेबिलिटी में आती है। नया लास्ट है, इस सेशन का लास्ट है, अभी लिटरेरी टर्म्स हमारे चल रहे हैं और लिटरेरी टर्म्स हमारे भी चलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द टर्म coined by an American painter and poet Washington Allston. अब एक टर्म आता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द टर्म coined by an American painter and poet Washington Allston and introduced by T.S. Eliot in the essay Hamlet and His Problem 1990। तो ये जो एक टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म जो है एक अमेरिकन पेंटर थे और पोएट थे वॉशिंगटन एलेस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये टर्म जो है क्वाइन किसने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वाइन टर्म किसी और ने किया है और इंट्रोड्यूस्ड जो किया है वो किसी और ने किया है। क्वाइन टर्म किसी और ने किया है, इंट्रोड्यूस्ड किसी और ने किया है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है वो टर्म क्वाइन किया है वॉशिंगटन एलेस्टन ने। वॉशिंगटन एलेस्टन ने ये टर्म क्वाइन किया है, और जो इंट्रोड्यूस किया है वो टीएस इलियट ने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया, टीएस इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में 1919 को इंट्रोड्यूस टीएस इलियट ने किया है, बट क्वाइन जिसने किया है ये टर्म वो वॉशिंगटन एलेस्टन ने ये टर्म क्वाइन किया है। आते मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, और हमें एक बात बताइए कि लास्ट टर्म में जो हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या थे, एनाफोरा। एनाफोरा किसको कहते हैं, एनाफोरा जब कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइन दी हो और उसमें जो आगे के वर्ड होते हैं एनाफोरा वही नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग वर्ड होते हैं। तो जो वर्ड एक सेंटेंस की बिगनिंग होती है वही सेम कुछ वर्ड सेकेंड सेंटेंस की बिगनिंग होते हैं, वो एनाफोरा होता है। नेक्स्ट आता है एंडीप्लॉसिस। एंडीप्लॉसिस के बारे में क्या पढ़ा था, अब रिवाइज भी करना जरूरी है ना। एंडीप्लॉसिस के टर्म के बारे में पढ़ा था कि जिस लाइन के एंड वर्ड होते हैं वही नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग वर्ड होते हैं, उसे एंडीप्लॉसिस कहते हैं। एनाफोरा, एंडीप्लॉसिस। एफोरिज्म किसे कहते हैं, एफोरिज्म। एफोरिज्म किसको कहते हैं, एफोरिज्म कहते हैं जस्ट लाइक अ प्रोवर्स, यू रीप व्हाट यू शो, यू रीप व्हाट यू शो, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एफोरिज्म, उसको बोलते हैं एफोरिज्म। तो जो प्रोवर्स जैसे होती है वैसे ही होते हैं एफोरिज्म। नेक्स्ट लाइन आती है एपोलॉग। नेक्स्ट लाइन आती है एपोलॉग, और एपोलॉग क्या होती है, ये एक ब्रीफ क्या होती है, ब्रीफ एक स्टोरी की तरह होती है। ब्रीफ एक स्टोरी, या कह लो ब्रीफ जो है एक मॉरल स्टोरी होती है, या कह लो इसे एक फेबल भी बोलते हैं। तो ये होती है एपोलॉग, ये क्या होती है, एपोलॉग। और अब हमारा एक वर्ड आता है एनाफोरा।
एनाफोरा तो हो गया, एनाअंडीप्लॉसिस हो गया, ठीक है। एम्बिगुइटी 7 टाइप्स की जो विलियम एम्सन है, उन्होंने 1930 में एक बुक्स पब्लिश की थी, उसमें इन्होंने 7 टाइप्स की एम्बिगुइटी वो बताया था, किसने, विलियम एम्सन ने। एनाक्रोनिज्म क्या था, जो हमारे ओल्ड फैशन जो है उसमें एनाक्रोनिज्म में एक पर्सन, एक कस्टम और एक आइडिया जो प्रतीत होता है कि ओल्ड फैशन से रिलेट है, प्रेजेंट टाइम से बिलोंग नहीं करता है, वो आइडिया और वो जो कस्टम है वो जो है पुराने टाइम का है, एंशियंट टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का नहीं है, वो होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूजन। एल्यूजन क्या था, एल्यूजन था एक ब्रीफ लिटरेचर रेफरेंस जो कि इनडायरेक्टली किसी पर्सन या किसी इवेंट से, लिटरेचर का एक ऐसा वर्क जो कि किसी भी इनडायरेक्टली पर्सन या इनडायरेक्टली इवेंट से रिलेट करना एल्यूजन कहलाता है। रिलेट करना क्या कहलाता है, एल्यूजन कहलाता है। तो ये हमने कुछ पहले लेक्चर में ये कुछ पढ़े थे इंग्लिश लिटरेरी टर्म, अब आगे भी कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।